नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां यूट्यूब चैनल के सहकारांक में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 तथा संशोधित के कतिपय प्रावधानों की चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के अंक में चर्चा का विषय बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 48 होगा, जो विवाद से संबंधित है। और यह सहकारी समितियों के बीच विवाद, सहकारी समितियों के सदस्यों, गैर सदस्यों, मृत सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों के बीच विवाद और उसके निष्पादन के तरीकों को सुझाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि इसी धारा के अंतर्गत हम लोग बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती जाने वाली याचिका की सुनवाई करते हैं। लेकिन यह शक्ति हमें बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 क की उपधारा 6 से प्राप्त होती है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सहकारी सोसाइटी के प्रबंधकारिणी के निर्वाचन की वैधता को निर्वाचन के 90 दिन के भीतर निबंधक सहयोग समितियां या उसके प्राधिकृत सहायतार्थ प्राधिकारियों के समक्ष याचिका के माध्यम से उसकी चुनौती दी जा सकती है। अब मैं आता हूं कि धारा 48 में क्या है। तो धारा 48 की उपधारा 1 में कहा गया है कि यदि किसी पंजीकृत सोसाइटी के संव्यवहार को स्पर्श करता हुआ कोई विवाद, शुरुआत नहीं है लेकिन विदिन ब्रैकेट में इसका परंतुक भी है कि इसके अंतर्गत कौन ऐसा मामला है जो विवाद में नहीं आएगा। यह तो कहता है कि किसी सहकारी सोसाइटी के संव्यवहार को स्पर्श करता हुआ कोई विवाद, लेकिन विदिन में जो परंतुक है, जो जो विवाद की श्रेणी में नहीं, जो बाद है वह है सोसाइटी की किसी वेतनभोगी सेवक के विरुद्ध सोसाइटी अथवा उसकी प्रबंध समिति द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी विवाद इस विवाद की श्रेणी में नहीं आएगा। विवाद की श्रेणी में धारा 48 के अंतर्गत वे सभी मामले आएंगे जो किसी पंजीकृत सोसाइटी के संव्यवहार को स्पर्श करते हैं, परंतु अब बाद है किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा वेतनभोगी सेवक के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई या अनुशासनिक कार्रवाई सोसाइटी द्वारा की गई हो, इसकी प्रबंध समिति द्वारा। अब विवाद में विवाद की में कौन कौन से विषय आते हैं उनकी चर्चा की गई है क, ख, ग, घ, अंग के माध्यम से। थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डाल देता हूँ। पहली बात है कि विवाद में वह नहीं आएगा जो किसी वेतनभोगी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का विवाद शामिल है। और इसीलिए मैं जब एडिशनल रजिस्ट्रार था, अपर निबंधक था, तो मेरे न्यायालय में जो पैक्स प्रबंधकों को से संबंधित विवाद आते थे उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया कि ये तो इस धारा 48 की श्रेणी में नहीं आता है। अपने निर्णय में इसको मैंने स्पष्ट किया था। खैर, मैं अब शुरुआत करता हूँ कौन कौन से मामले विवाद की श्रेणी में आते हैं। क में है सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों और सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की प्रतिभूतियों में, चाहे वे प्रतिभूतियाँ सदस्य अथवा गैर सदस्य हो, क विवाद की श्रेणी में आएगा। दूसरा ख, सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के द्वारा दावा करने वाले व्यक्ति अथवा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की प्रतिभूतियाँ, चाहे वे प्रतिभूतियाँ सदस्य हों अथवा गैर सदस्य, और सोसाइटी, उसकी प्रबंध समिति अथवा सोसाइटी के किसी अधिकारी, अभिकर्ता अथवा सेवक में, अभी विवाद की श्रेणी में होगा। इस समय कोई मामला हो यदि तो यह भी विवाद की श्रेणी में आएगा। ग, सोसाइटी अथवा उसकी प्रबंध समिति और सोसाइटी के भूतपूर्व अथवा वर्तमान अधिकारी, अभिकर्ता अथवा सेवक में यदि कोई विवाद हो तो वह धारा 48 की श्रेणी में आएगा। अंग, सोसाइटी और किसी अन्य सोसाइटी, निबंधित सोसाइटी में, कि दो निबंधित सोसाइटियों के बीच यदि कोई विवाद हो तो वह भी धारा 48 के अंतर्गत आएगा। अंग, धारा 16 की उपधारा 1 के प्रावधान को अधिकृत वित्तीय बैंक और ऐसा व्यक्ति में जो निबंधित सोसाइटी का सदस्य न हो उत्पन्न हो जाए तो ऐसा विवाद निबंधक के पास निर्देशित कर दिया जाएगा। मतलब है कि 4 तरह का जो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 तरह की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसके संबंध परिप्रेक्ष्य में कोई विवाद हो तो निबंधक को निपटारे हेतु निर्देशित किया जाएगा। और अंतिम है कि धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन। अब इसका परंतुक भी है। परंतुक हम देख लें क्या कहता है। परंतु यदि धारा 32 अथवा धारा 63 के फलस्वरूप भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की संपदा का दायित्व समाप्त हो जाए तो भूतपूर्व सदस्य
अथवा मृत सदस्य की संपदा के विरुद्ध कोई दावा विचार नहीं माना जाएगा। जो धारा 32 अथवा धारा 63 है, जो भूतपूर्व सदस्य और मृत सदस्य की संपदा के दायित्व के संबंध में दिशा निर्देश देता है, वो यदि वो समाप्त हो जाएगा तो फिर उस पर कोई 48 के अंतर्गत उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। अब मैं स्पष्टीकरण पर आता हूँ। स्पष्टीकरण 1 क्या कहता है? सदस्य, गैर सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य अथवा गैर सदस्य के मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि अथवा सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की प्रतिभूतियों, चाहे ऐसी प्रतिभूतियाँ सदस्य अथवा गैर सदस्यों से बाकी किसी ऋण अथवा मांग के संबंध में निबंधित सोसाइटी द्वारा ऐसा कोई दावा इस उपधारा के अभिप्राय के अंतर्गत सोसाइटी के संव्यवहार को स्पष्ट करता हुआ विवाद होगा, यद्यपि वैसा ऋण अथवा मांग मान ली गई हो एवं विवादास्पद बिंदु केवल शोधन क्षमता अथवा शोधन प्रवर्तन रीति का हो। यह स्पष्टीकरण करता है आपको कि इस तरह का मामला भी विवाद की श्रेणी में आएगा। अब स्पष्टीकरण 2 क्या है उसको देखिए। यह कि अमुक व्यक्ति पंजीकृत सोसाइटी का सदस्य है अथवा नहीं, या सदस्य था अथवा नहीं, इस उपधारा के अभिप्राय के अंतर्गत विवाद होगा। यह भी विवाद के संदर्भ में श्रेणी में आएगा कि कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी का सदस्य था है अथवा नहीं, या था अथवा नहीं। अब मैं 48 की उपधारा 1 के संदर्भ में मैंने सारी चर्चा की। अब धारा 48 की उपधारा 2 में क्या कहा गया है इसको भी आप देखें। यह कहा गया है कि यदि ऐसे निर्देश की प्राप्ति पर निबंधक, पहले तो है कि कोई विवाद हो तो निबंधक के पास निर्देशित किया जाएगा। अब 48 की उपधारा 2 में कहा गया कि ऐसे निर्देश की प्राप्ति पर निबंधक स्वयं विवाद का निपटारा कर सकेगा अथवा यदर्थ निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के पास निष्पादनार्थ अंतरित कर सकेगा, ट्रांसफ़र कर सकेगा। सभी के केस तो ऐसे तो 14 की उपधारा 6 में जो सरकारी सोसाइटी समिति की प्रबंध समिति से संबंधित विवाद, पंकानी समिति के निर्वाचन से संबंधित याचिका निबंधक है उसके सहायतार्थ प्राधिकारी के समक्ष दायर किए जाने का उल्लेख किया गया है। परंतु जो एक निर्णय आया था माननीय उच्च न्यायालय का, उसके संदर्भ में अब सभी याचिका माननीय निबंधक के न्यायालय में दायर होता है और निबंधक अपने अध्यक्ष न्यायालयों में उसकी सुनवाई स्वयं करते हैं या अध्यक्ष न्यायालय को वह अंतरित या ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब गाँव में देखिए, गाँव में क्या लिखा है। धारा 48 की धारा 2 के गाँव में लिखा है कि किसी नियम के अधीन मध्यस्थों के पास निष्पादनार्थ निर्देशित कर सकेगा, या अपने अध्यक्ष अधिकारी को भेज दे, या जो आर्बिट्रेटर हैं, यदि आर्बिट्रेटर बहाल किए गए हों, निबंधक ने बहाल किया हो, आर्बिट्रेटरों क्या मध्यस्थों को वो अंतरित कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है धारा 48 के तहत विवाद प्राप्त होने की स्थिति में। अब धारा 48 की उपधारा 3 में क्या कहा गया है इसको भी आप सुनिए। किसी नियम के अध्ययन निबंधक उपधारा 2 की कंडिका ख के अधीन अंतरित अथवा उक्त उपधारा की कंडिका ग के अधीन निर्देशित किसी निर्देश को वापस लेकर उक्त उपधारा में उपबंधित रीति से कार्रवाई कर सकेगा। यदि उसने दिया अंतरित भी कर दिया है तो उसको वापस लेकर उसको कार्रवाई कर सकता है। निबंधक के इस अधिकार का उल्लेख करता है। अब 48 की उपधारा 4 में क्या कहा गया है इसको आप देखिए। मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति तथा निबंधक मध्यस्थ अथवा वैसे मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाही में अनुचित प्रक्रिया नियमावली से विनियमित होगी। मध्यस्थ की नियुक्ति जो की जाएगी या मध्यस्थों की नियुक्ति की जाएगी, जो नियमावली में जो दिया गया है प्रक्रिया उसी से उसका नियुक्ति की जाएगी। और धारा 48 की धारा 5 में आइए, यह कहता है वैसे विवाद की दशा में जहाँ पार्श्विक प्रतिभूति अंतर्गत हो, उस विवाद का निपटारा करने वाला व्यक्ति बंधक अधिनिर्णय देने में सक्षम होगा और उसका वही प्रभाव होगा जो किसी सक्षम व्यवहार न्यायालय की बंधक टिप्पणी का होता है। क्लियर है। अध्याय 48 की उपधारा 6 में आइए, यह क्या कहता है। यह कहता है कि उपधारा 2 की खंडिका ख अथवा ग के अधीन अंतरित अथवा निर्देशित हुए विवाद में किसी निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति उस निर्णय की तिथि से 3 माह के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकेगा। रजिस्ट्रार ने जो अंतरित किया है विवाद, उसमें यदि निर्णय से कोई आदमी क्षुब्ध हो तो निर्णय की तिथि से 3 माह के अंदर उसको रजिस्ट्रार के पास अपील करने का अधिकार है। स्पष्ट है।
अब धारा 7 में, उपधारा 7 में क्या है यह देखिए हम। यह कहता है कि इस धारा के अधीन विवादों के मसले में निबंधक को व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 एवं आदेश XLVII नियम 1 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित पुनर्विचारण की शक्ति होगी और उक्त संहिता की धारा 151 में अंतर्भूत अधिकारिता भी होगी। यह पुनर्विचारण में की शक्ति का, निबंधक का शक्ति का उल्लेख करता है कि किसी निर्णय के संदर्भ में यदि निबंधक को लगे कि पुनर्विचारण करने की जरूरत है तो वह पुनर्विचारण भी इसको कर सकता है, रिव्यू भी इसको कर सकता है। ये अंग्रेजी शब्द मेरे ख्याल से रिव्यू है। फिर धारा 8 क्या कहता है, उपधारा 8 में है प्रावधान की जहाँ निबंधक को उचित प्रतीत हो वहाँ वह आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा से मामले का अभिकथन करके उसे जिला न्यायाधीश के पास निर्णयार्थ निर्दिष्ट कर सकेगा और जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा। निबंधक किसी मामले को जिला न्यायाधीश के पास भी निर्णयार्थ प्रेषित कर सकता है। अब धारा 48 को ध्यान 9 को देखें, यह क्या कहता है। यह कहता है कि इस धारा में स्पष्टता और बंधित बातों को छोड़कर इस धारा के अधीन निबंधक का निर्णय तथा अपील अथवा पुनर्विचार पर निबंधक के आदेशों के अधीन उपधारा 2 की कंडिका ख ग के अधीन अंतरित अथवा निर्दिष्ट विवाद में दिया गया निर्णय अंतिम होगा। 48 में मोटा ही प्रोविजन्स है। सेक्शन 48 में जो मामले आते हैं जनरली इलेक्शन डिस्प्यूट से संबंधित आते हैं या संस्था अपील विवाद होता है, संस्था का विवाद होता है, या फिर बहुत सारे मामले हालांकि जिनको इसमें अपराध माना गया है, पैक्स प्रबंधक के या कार्मिकों की जो सेवा संबंधी मामले हैं वो भी इस कोर्ट में आ जाते हैं, और कभी कभी हाउसिंग कोऑपरेटिव का जो विवाद होता है वो आ जाता है। तो बहुत सारे मामले आते हैं, लेकिन ये मामले अधिकतर मामले 48 में जो हम लोगों ने देखा यार कोर्ट में या एडिशनल स्टार में वो इलेक्शन डिस्प्यूट से संबंधित मामला ही होता है, या कभी कभी वह मामला आता है जो रूल 24 के अंतर्गत जो प्रावधान है कि यदि किसी में योग्यता आ जाए रूल 8 का और रूल 23 का तो प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा किसी भी सरकारी समिति का, उस तरह के मामले आते हैं। तो मोटा मोटी मैंने जो रूल 48 की मैंने चर्चा कर दी, इसको थोड़ी समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, और मुख्यतः या तो न्यायालय में मामले आता है आर्बिट्रेटर भी सुन सकता है या जो रजिस्ट्रार के जो अध्यक्ष अधिकारी हैं वो भी सुन सकते हैं। इसमें स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा धारा 49 की कर देता हूँ। धारा 49 निबंधक, परिसमापक एवं व्यवहार एवं मध्यस्थ को, निबंधक को, परिसमापक को या मध्यस्थ को व्यवहार न्यायालय की कतिपय शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान करता है। धारा 49 का संबंध निबंधक, मध्यस्थ अथवा परिसमापक को व्यवहार न्यायालय की कतिपय शक्तियाँ प्रदान करने के प्रावधान से है। अब यह कहता है कि इस नियमावली के अध्ययन निबंधक धारा 35 के अधीन जांच अथवा धारा 36 के अधीन निरीक्षणार्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति, किसी परिसमापक, निबंधक की शक्तियों का प्रयोजन करने वाले किसी व्यक्ति अथवा धारा 48 के अधीन नियुक्त किसी मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों, जहाँ तक इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन के अनुपालन के लिए शक्तियों की आवश्यकता है, उन्हीं साधनों से एवं यथासंभव उसी रीति से साक्षियों और संबंधित पक्षों के सम्मान करने तथा उन्हें उपस्थित होने को विवश करने, शपथ पर उनका परीक्षण करने तथा उन्हें बहियों, लेखाओं, लेखों अथवा संपत्ति को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी, जिन साधनों से तथा जिस रीति का प्रावधान व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में व्यवहार न्यायालय के लिए किया गया है। महत्वपूर्ण धारा है, हमको हर जगह इसका प्रयोग करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो हमको इसमें जो निबंधक हैं या उनके अध्यक्ष पदाधिकारी हैं जिनको यह शक्ति यदि प्राप्त है, और फिर जो मध्यस्थ हैं जिनको आर्बिट्रेटर बहाल किया गया है, अथवा जो परिसमापक हैं उनको व्यवहार न्यायालय की कतिपय शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो व्यवहार न्यायालय किसी को सम्मन कर सकता है, किसी को उस पर परीक्षण कर सकता है, या किसी से सभी दस्तावेजों को या संपत्ति को उपस्थापित करने का निर्देश दे सकता है। ये सभी शक्तियाँ
उन्हें प्राप्त होती हैं, इसको भी समझना चाहिए। धारा 49 इसका स्पष्ट उल्लेख करता है। यदि इस चीज़ को हम थोड़ी सी समझ लें तो हमको दिन प्रतिदिन के कार्य संपादन में और सरकारी समितियों को रेगुलेट करने में काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। फिर मैं धारा 50 पर आता हूँ, जो संपत्ति की जब्ती की चर्चा करता है। धारा 50 कहता है कि जहाँ परिसमापक अथवा सोसाइटी के आवेदन पर निबंधक का समाधान हो जाने पर कोई भी व्यक्ति किसी वैसे आदेश के निष्पादन को विलंबित करने की नियत से जो धारा 44 या 48 के अधीन उसके विरुद्ध पारित किया जा सकेगा। इसमें बहुत ही स्पष्ट प्रावधान किया है संपत्ति का जब्ती किस परिस्थिति में होगा। तो धारा 50 की उपधारा 1 में कहा गया है कि जहाँ परिसमापक अथवा सोसाइटी के आवेदन पर निबंधक को यह विश्वास हो जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी वैसे आदेश के निष्पादन अथवा को विफल अथवा विलंबित करने की नियत से जो धारा 44 परिसमापन या धारा 48 विवाद के अधीन उसके विरुद्ध पारित किया जा सकेगा, यदि क अपनी संपत्ति को पूर्णतः अथवा अंशतः बयान करने की प्रक्रिया में है, अथवा ख निबंधक के क्षेत्रीय अधिकारिता से अपनी संपत्ति को पूर्णतः अथवा अंशतः हटाने को है, वहाँ निबंधक जब तक उसके समाधान पर्यंत समुचित प्रतिभूति न दी जाए उस संपत्ति को अथवा उसके वैसे भाग को जिसे वो आवश्यक समझे जब्त करने का निर्देश दे सकेगा। और उस तरह की जब्ती का वही अधिकार होगा, उसमें वही शक्तियाँ होंगी जो सक्षम न्यायालय द्वारा जब्ती का होता है। यह धारा 50 की उपधारा 1 में है कि संपत्ति की जब्ती का भी निबंधक को अधिकार है, और जो परिसमापक अथवा सोसाइटी के आवेदन पर निबंधक इसमें आदेश दे सकता है, और जो व्यवहार न्यायालय के आदेश का प्रभाव होगा वही निबंधक का भी आदेश का प्रभाव होगा। अब 50 की उपधारा 2 की ओर हम लोग देखें कि यह क्या कहता है। धारा 50 की उपधारा 2 कहता है कि उपधारा 1 के अधीन पारित जब्ती का आदेश निबंधक के आवेदन पर उपसंहर्ता द्वारा जिसकी अधिकारिता में वो संपत्ति स्थित होगी उसी रीति से निष्पादित किया जाएगा जिस रीति से राजस्व न्यायालय का आदेश निष्पादित किया जाना है। जो उपसंहर्ता है, जिनकी जुरिडिक्शन में वो संपत्ति आती है निबंधक के आदेश पर, उसी रीति से उस संपत्ति के जब्ती की कार्रवाई करेंगे जैसे राजस्व न्यायालय के आदेश को निष्पादित करने हेतु किया जाता है। धारा 50 की मैंने चर्चा कर दी। और धारा 51 क्यों मैं आता हूँ। धारा 51 क्या कहता है, इसका हेड है आदेशों को का लागू होना। अब इसमें कहता है कि धारा 44, 48 एवं 50 के अधीन पारित आदेश इस अधिनियम के अधीन उपबंधित लागू होने की किसी अन्य रीति के अतिरिक्त आवेदन पर निम्नलिखित तरह से प्रवृत्त कराए जाएंगे, इन्फोर्स कराए जाएंगे। धारा 44 हो, 48 हो या 50 के अधीन जो पारित आदेश हैं। क जब निबंधक परिसमापक अथवा मध्यस्थों के द्वारा पारित होंगे तो क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले किसी व्यवहार न्यायालय के द्वारा उसी रीति से जिस रीति से उस न्यायालय की डिग्री लागू कराई जाती है। बहुत ही स्पष्ट रीति है कौन कि जब निबंधक या परिसमापक अथवा मध्यस्थों के द्वारा पारित होंगे तो क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले व्यवहार न्यायालय के द्वारा उसी रीति से जिस रीति से वैसे न्यायालय की डिग्री लागू कराई जाती है। ख जब जिला न्यायाधीश द्वारा पारित होंगे तो उसी रीति से जिस रीति से जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित किसी वाद में पारित किसी की गई डिग्री लागू कराई जाती है। इन्फोर्समेंट का यह प्रोविजन करता है। अब मैं धारा 52 की ओर आता हूँ। यह बकाया राशि की वसूली से संबंधित है कि बकाया राशि की वसूली किस तरह से होगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसको हमको देखना चाहिए। यह कहता है कि किसी व्यक्ति अथवा किसी पंजीकृत सोसाइटी को द्वारा संदेह राशि, धारा 47 कहता है कि बकाया राशि की वसूली से संबंधित है। कहता है कि किसी व्यक्ति अथवा किसी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा संदेह राशि को जो धारा 33 के अधीन किया गया ऑडिट शुल्क रूप में हो, अंकेक्षण शुल्क के रूप में हो। ख जो निबंधक के उस आदेश के अनुसार हो जिसने धारा 39 के अधीन जांच अथवा निरीक्षण व्यय को विभाजित करने के लिए किया हो। धारा 39 के अधीन निबंधक को पावर है कि कोई निरीक्षण या जांच का व्यय हो तो संबंधितों पर उसको निर्धारित कर सकता है। ग जो धारा 40 के अधीन पारित आदेश के अनुसार हो, धारा 40 में सरचार्ज का इशू आता है। जो धारा 44 के अधीन निबंधक अथवा परिसमापक द्वारा पारित आदेश के अनुसार हो, धारा 44 लिक्विडेशन से संबंधित हो, अथवा जो धारा 48 के अधीन
पारित अथवा दिया गया आदेश, निर्णय अथवा अधिनियम के अनुसार हो। जो धारा 48 में डिस्प्यूट में आया हो आदेश हो तो उसका कैसे वसूली होगा, इसके बारे में फिर लिखता है कि हो। तो ऐसे मामलों की वसूली उस क्षेत्र में जिसमें बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 प्रवृत्त हो, लोक मांग के रूप में अथवा राज्य भर में भू राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी, जिससे वह लोक मांग संदेह हो अथवा जिसे भू राजस्व का बकाया संदेह हो। मतलब इन परिस्थितियों में जो धारा 33 के अंदर में ऑडिट हो उसको भी PDR एक्ट, पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत हम लोग वसूल सकते हैं, सर्टिफिकेट की कार्रवाई कर सकते हैं। या फिर जो धारा 39 के अंदर निबंधक आदेश हो उस पर भी वसूली के लिए सर्टिफिकेट की कार्रवाई की जा सकती है। या सरचार्ज का जो फैसला हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सरचार्ज सर्टिफिकेट की कार्रवाई की जा सकती है। या फिर धारा 44 के लिए अधीन परिसमापक का फैसला हो या तो इस सब की वसूली के लिए सर्टिफिकेट की कार्रवाई की जा सकती है। और अब देख लें क्या कहता है। किसी प्राथमिक सरकारी सोसाइटी के सर्टिफिकेट की कार्रवाई से मतलब है कि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अंतर्गत उसकी कार्रवाई की जा सकती है। मैं स्पष्ट करता हूँ। कहता है किसी प्राथमिक सरकारी सोसाइटी के किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी या मृत सदस्य की वैधिक पत्नी का देय रकम के रूप में, यह भी एक अलग से इसने प्रावधान कर दिया है। अब मैं धारा 53 पर आता हूँ। सरकार के संदेय राशियों की वसूली की चर्चा करता है। धारा 53 कहता है कि पंजीकृत सोसाइटी अथवा उसके वर्तमान या भूतपूर्व अधिकारी अथवा सदस्य से अथवा उसकी प्रतिभूतियों से अथवा मृत सदस्य की संपदा से अथवा उसकी प्रतिभूतियों से सरकार को अधिनिर्णय व्यय सहित सभी संदेय, सभी राशियों की वसूली भू राजस्व के बकाये के समान की जाएगी। ये भी 53 सरकार को जो भी राशि बकाया है उसका भी पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अंतर्गत उसका रिकवरी किया जाएगा, यह है। अब धारा 54 क्या है। धारा 54 कहता है कि संपदा जिसे सोसाइटी के जिम्मे बाकी राशियां वसूल की जाएंगी। किस संपदा से सोसाइटी के जिम्मे की बाकी राशि की वसूली की जा सकती है, इसका उल्लेख करता है। इसमें कहा गया है कि सरकार को निबंधित सोसाइटी के जिम्मे बाकी सभी राशियों तथा धारा 33, 39, 44 अथवा 48 के अधीन निबंधित सोसाइटी से उल्लेखनीय सभी राशियों, प्रथमतः सोसाइटी की संपत्ति से, पहला तो सोसाइटी की संपत्ति से होगा, द्वितीयतः उस सोसाइटी की दशा में जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित है उसकी दायित्व की सीमा के अधीन सदस्यों, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्यों की संपदाओं अथवा उसकी प्रतिभूतियों से, एवं तृतीयतः अन्य सोसाइटियों की परिस्थिति में निबंधक द्वारा निर्धारित परिमाण अथवा अनुपात की सीमा तक सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की संपदाओं अथवा उसकी प्रतिभूतियों से वसूल की जा सकेगी। इसमें डिटेल से जिक्र किया गया कि सोसाइटी का बकाया किस वसूला जाएगा। पहले तो संपत्ति से वसूला जाएगा सोसाइटी के, उसके बाद कैसे है किया जाएगा उसका उल्लेख किया गया। धारा 55 है भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व से संबंधित है। यह कहता है धारा 53 एवं 54 में किसी बात के होते हुए भी हर हालत में भूतपूर्व सदस्यों तथा मृत सदस्यों का संपदा का दायित्व धारा 32 एवं 63 के प्रावधानों के अधीन होगा। इस परिस्थिति में कि ऊपर में जो हम लोगों ने चर्चा की है धारा 53 और धारा 54 के प्रावधान का, उसमें कुछ भी चर्चा हो लेकिन जो मृत सदस्यों का जो दायित्व है वो धारा 32 और धारा 63 में जो प्रोविजंस है उनके अंतर्गत ही होगा, यह स्पष्ट उल्लेख करता है। अब धारा 56 है निबंधक की पुनरीक्षण की शक्ति है। ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो निबंधक द्वारा इवन आज के समय में अपर निबंधक को भी प्रत्याजित नहीं की जा रही है। यह कहता है कि रजिस्ट्रार आवेदन किए जाने पर अथवा स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रार अथवा धारा 44 के अधीन संयुक्त परिसमापक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा पारित किसी आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा, परंतु ऐसा आदेश अधिकतम 6 माह के भीतर पारित किया गया हो। रजिस्ट्रार आवेदन पर या स्वप्रेरणा से भी वो रिवीजन कर सकता है किसके आदेश को, रजिस्ट्रार मतलब उसका अपना जो अधीनस्थ अधिकारी हैं जो रजिस्ट्रार की शक्ति का प्रयोग करते हैं अथवा धारा 44 के अधीन जो नियुक्त परिसमापक है उसके द्वारा पारित आदेश को आदेश पारित होने की तिथि से 6 माह के भीतर पुनरीक्षित कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन की शक्ति है रजिस्ट्रार की, परंतु रजिस्ट्रार को ऐसे किसी आवेदन के पुनरीक्षण करने की शक्ति नहीं होगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के अधीन अपील का प्रावधान है। जहाँ इस अधिनियम के अधीन अपील का प्रावधान हो उसको रिवीजन नहीं कर सकता है। जैसे बहुत मैटर्स में हम देखते हैं कि माननीय मंत्री के न्यायालय में अपील का प्रावधान है तो हाँ यह रिवीजन की शक्ति नहीं रह जाती है। मैं अब धारा 97 पर आता हूँ जो न्यायालय की अधिकारिता पर रोक लगाता है। धारा 97 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की जरूरत है। यह धारा है जो न्यायालय की अधिकारिता पर रोक लगाता है। अब क्या कहता है धारा 97 को, धारा 1 क्या कहता है इसको देखिए। जैसा इस अधिनियम में स्पष्टतः
उल्लंघित बातों के सिवा किसी व्यवहार अथवा राजस्व न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन निबंधित सोसाइटी के परिसमापन अथवा विघटन अथवा किसी निबंधित सोसाइटी की प्रबंध समिति के निलंबन अथवा रजिस्ट्रार की धारा 48 के अधीन निर्देशित किए जाने वाले किसी विवाद अथवा अध्याय 7 क के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में अधिकारिता नहीं रहेगी। मतलब सिविल कोर्ट के जुडिक्शन को रेवेन्यू कोर्ट के जुडिक्शन को डिबार किया गया है। फिर एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इस अधिनियम में जहाँ अधिनियम में जहाँ प्रोविज़न है वहाँ जैसे रजिस्ट्रार धारा 48 में डिस्ट्रिक्ट जज को रिफ़र कर सकते हैं मैटर, तो उस प्रावधान को छोड़कर फिर देखिए इस अधिनियम में स्पष्ट उल्लंघित बातों के सिवा किसी व्यवहार अथवा राजस्व न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन निबंधित सोसाइटी के परिसमापन धारा 44 के अंतर्गत परिसमापन होता है अथवा विघटन 41 में हम लोग सुपरसीड करते हैं, 41(5) में डिसॉल्व करते हैं कमेटी को, अथवा किसी निबंधित सोसाइटी की प्रबंध समिति के निलंबन अथवा रजिस्ट्रार को धारा 48 के अपेक्षा के अनुसार निर्देशित किए जाने वाले किसी विवाद, ऐसा कोई मामला जो धारा 48 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जा सकता है वैसा विवाद, अथवा अध्याय 7 के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी। मान लीजिए जो मामले वर्णित हैं उसमें कोई सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी बशर्ते कि इसका उल्लंघन इस अधिनियम में किया गया हो। यह धारा 97 की उपधारा 1 है और मैं धारा 97 की उपधारा 2 पर आता हूँ। यह क्या कहता है इसको भी देखिए आप। जब कोई सोसाइटी परिसमापनाधीन रहे, लिक्विडेशन में रहे, तो परिसमापन विधि में निबंधक की अनुमति के बिना तथा उसके द्वारा लगाए गए शर्तों के अधीन सोसाइटी के कामकाज को स्पर्श करने वाली किसी बात के संबंध में परिसमापक अथवा सोसाइटी अथवा उसके किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद अथवा अन्य वैधिक कार्रवाई नहीं होगी और न संस्थित की जाएगी। लिक्विडेशन की प्रक्रिया में निबंधक के की अनुमति के बिना या उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कोई भी परिसमापन की प्रक्रिया से संबंधित विवाद दायर नहीं किया जा सकता है, इसका चर्चा करता है। अब मैं धारा 57 की उपधारा 3 की ओर आता हूँ। राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, निबंधक सहायता अर्थ नियुक्त व्यक्ति, परिसमापक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के किसी भी वैसे आदेश को जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन अंतिम किसी भी न्यायालय में मान्य घोषित किया गया हो, अधिकारिता भाव को छोड़कर गुनागुण अथवा किसी आधार पर चुनौती, शोधित, पुनरीक्षित अथवा निरस्त नहीं किया जाएगा। धारा 57 बड़ा है कि वह अधिकारिता भाव को छोड़कर इसको नहीं, पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। धारा 57 इसको क्लियर करता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अब मैं फिर अगले अंक में मिलूँगा। अगले अंक में मैं अध्याय 7 की चर्चा करूँगा जो करस्थम से संबंधित है। हालांकि इसका प्रयोग बहुत सीमित है, लेकिन एक संक्षिप्त चर्चा मैं उसकी कर दूंगा चूँकि ये एक्ट का भाग है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।